नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं आप, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और 5 टॉपिक लाते हैं, 5 प्रश्न के साथ मिलकर के समाधान भी करते हैं। एपिसोड 70 तक हम सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। विदेशी न्यायाधिकरण के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इस कथन पर आराम से विचार कीजिए। ठीक है, विदेशी न्यायाधिकरण, तो सबसे पहले ये देखेंगे और पूछा गया है कि सही है और कौन सा कथन सही है। जब भी प्रश्न को देखें तो प्रश्न में कमांड क्या है उसको धैर्य से आराम से देखें, उसके बाद प्रश्न को पढ़ें। अब देखिए, इन्हें असम राज्य में वर्ष 1946 में विदेशी अधिनियम और 1964 के विदेशी न्यायाधिकरण आदेश के तहत स्थापित किया गया था। किसे? विदेशी न्यायाधिकरण की बात यहां पर किया गया है, देखेंगे। इसकी स्थापना अवैध अप्रवासी संदिग्ध व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति निर्धारित करने के लिए की गई थी। क्योंकि आप जानते हैं आजादी के साथ क्या हुआ था कि बहुत सारे, असम में भी देखेंगे, देश के विभिन्न भागों में जहां पर भी, चाहे वो पाकिस्तान से बॉर्डर टच करता रहा या पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, तो उसके साथ बॉर्डर टच करता रहा तो घुसपैठ की संभावना बना रहा था। इन सब चीजों को लेकर के काम किया गया था। तो यहां पर जो आपसे कहा गया है कि विदेशी न्यायाधिकरण की स्थापना को लेकर के, तो देखिए इसकी स्थापना जो है विदेशी अधिनियम 1946 है ना, और यहां पर एक चीज और, इसके तहत बनाए गए जो विदेशी न्यायाधिकरण था, जो आदेश 1964 उसके अंतर्गत ही किया गया था। तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट जो है यहां पर सही हो जाएगा। और प्रश्न उठता है कि इन न्यायाधिकरणों की स्थापना का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या था कि उन लोगों की नागरिकता की स्थिति निर्धारित करना जो संदिग्ध रूप से विदेशी माने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है इसमें अप्रवासी बस लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, अवैध अप्रवासी संदिग्ध रूप से बताया गया, तो इनकी नागरिकता की स्थिति को देखना था, यह भी सही है। कुल मिलाकर के सी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। इसमें 1 और 2 दोनों ही जो है सही है। असम राज्य को लेकर के चर्चा किया गया, यह फैक्ट भी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि असम जो है इस बात से बहुत जूझता हुआ स्टेट है और अभी तक इसी से भी जूझ रहा है वो। मीनाकारी कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। और मीनाकारी कला जो है चर्चा में रहा है, इसको जरा 3 स्टार लगा दीजिए, चूंकि संभव है यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सही है, और यहां पर देखिए कितने कथन है ना, कौन वाले नहीं है ये, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। इसका मतलब हमारा नेचर सोचने का वो उसमें थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए। क्या कहा गया है, ध्यान से, यह विभिन्न रंगों के साथ धातुओं को अलंकृत करने की कला है ना, यानी कि धातुओं को विभिन्न रंगों के साथ, भाई रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, बहुत सारे कलर ले लिया गया। और धातु यानी कि जैसे कि सोना होता है, चांदी होता है, तांबा हो गया, इसको रंगने की कला को एक चीज कहा गया है कि उसको अलंकृत किया जाएगा। ठीक, पहला चीज आगे देखते हैं। इस कला की उत्पत्ति जो है मूल रूप से कहा गया है फारस में। फारस यानी कि आज जिसको हम ईरान बोलते हैं ना, इसी को, ईरान को एक समय में फारस कहा जाता था और वहां के निवासियों को जो फारसी निवासी, या लैंग्वेज भी उधर से आया फारसी है ना, तो ये ध्यान रखना है। ईरान आज का, अगर मान लीजिए ईरान ना देकर के फारस दे तो समझ जाएंगे आप ईरान की बात की जा रही है, आज के ईरान की। यह भारत के गुजरात और राजस्थान राज्यों में प्रचलित है। अब देखिए यहां पर एक बात इससे भी समझना है आपको, समझते कैसे हैं किसी प्रश्न को, कि फारस जो है, फारसी जो है, बहुत सारे वो भारत आए, वहां पर उनको प्रताड़ित किया गया, आज का ईरान जिसको कहते हैं, तो वह आएंगे। अगर आप देखेंगे भारत का, अगर प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति देखेंगे आप, तो यह जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट हो गया, तो इधर आप देखेंगे पाकिस्तान और ये बलूचिस्तान, और उसके बाद जो कि ग्वादर पोर्ट, और यहां पर जब आगे बढ़ेंगे तो यह ईरान है बलूचिस्तान के बाद, जहां पर भारत जो है चाबहार पोर्ट भी निर्माण कर रहा है ग्वादर के जवाब में। तो ईरान इधर है, तो जाहिर सी बात है, आप मुझे बताइए ईरान से लोग किस तरफ आएंगे। अगर यहां से अरब सागर से लोग आना शुरू करते हैं, अरब सागर है बीच में, तो अरब सागर से आएंगे तो किस तरफ आएंगे, इधर तो जाहिर सी बात है नहीं आएंगे। कहां, तो वो गुजरात तट पर पहुंचेंगे या फिर वो राजस्थान के तरफ यहां पर पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है 2 स्टेट का यहां पर चर्चा किया गया है। कई बार हमें कुछ चीजें फैक्ट के रूप में ना याद रहे तो हमें कॉमन सेंस लगाना चाहिए, ताकि उस प्रश्न को आप सही से समाधान कर पाएंगे। तो यहां पर अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो ये दोनों स्टेट जो है आपको समझ में आ जाएगा। इसमें डिजाइन बनाने के लिए कांच के बारीक पाउडर का उपयोग किया जाता है। ये 4 चीजें आपको यहां पर
बताया गया है और कहा गया है मीनाकारी कला को संबोधित करते हुए। देखिए मीनाकारी में होता क्या है कि जैसे धातु को लेकर के इसमें चर्चा किया गया, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, इसमें क्या होता है कि उसके सतह की अगर बात करेंगे, उसके सतह पर रंगीन एनामेल जो होता है उससे अलंकृत उसे किया जाता है। तो कुल मिलाकर के पहला स्टेटमेंट जो है उसे हम सही मानते हैं। अब फारस ईरान की चर्चा किया गया तो निश्चित तौर पर इसका उत्पत्ति जो है वो फारस में ही हुआ था और वहां से जो है विभिन्न कारणों से यह भारत की तरफ शिफ्ट हुआ, भारत में पहुंचा। ठीक है, तो मूल रूप से जब पूछा जाए तो निश्चित तौर पे फारस ही होगा, सही जवाब है। अब कहा गया दो स्टेट को लेकर के, यहां मैंने आपको समझाया, कुल मिलाकर के आपको मामला समझ में आ गया। अच्छा ये मान लेते हैं ये दो स्टेट का नाम ना दे, तो दो स्टेट का नाम ना दे करके दो सिटी का नाम दे, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो मीनाकारी कला है वो दो सिटी में बहुत फेमस है। एक राजस्थान, तो राजस्थान में एक शहर है, उस शहर का क्या नाम है? जयपुर, जो इसकी राजधानी भी है। और गुजरात में भी एक शहर है, उस शहर का नाम इधर लिख देता हूं, और उस शहर का नाम है जामनगर। तो ध्यान दीजिए, अगर ये दो स्टेट प्रश्न में दे दिया तो ठीक है, बल्ले बल्ले आपकी, लेकिन अगर ये ना दे करके और जामनगर और जयपुर दे देता तो भी आपको समझना था, सही जवाब ढूंढना था, क्योंकि ये दोनों फैक्ट है, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो यह जो है दोनों शहर में ज्यादा प्रचलित है, इस वजह से दोनों स्टेट, तो ये भी सही है। और इसमें डिजाइन बनाने के लिए कांच की बारीक का जो कहा गया, यहाँ पर जो बारीक पाउडर है उसका उपयोग किया जाता है, यह भी फैक्ट जो है सही है। कुल मिला के हमें पूछा गया था सही है और कितने कथन, तो हमने देखा कि चारों ही कथन सही है ना। हाँ, तो डी के साथ हम चलेंगे, सभी चार विकल्प इसमें सही हो जाएंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आर्ट एंड कल्चर में ये पूछा जा सकता है, मीनाकारी कला। ठीक है, आगे बढ़ जाए, तीसरे पर पहुंच जाए, और ये भी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। क्या है? ओटावा कन्वेंशन। ओटावा कन्वेंशन वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 4 स्टार डाल दीजिए। आईआर में इंटरनेशनल रिलेशन से जो प्रश्न आते हैं वहां पे ये पूछा जा सकता है उस खंड से, या फिर करंट अफेयर्स के साथ भी पूछा जा सकता है। ये यहाँ पर क्या क्या कहा गया है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ओटावा कन्वेंशन के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है, विचार करने, सही है, और पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ओके, यह एंटी पर्सनल माइंस के उपयोग, भंडारण और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। पहला चीज ये हो गया है ना, इसको बैन करने की बात। और भारत के संदर्भ में कुछ बातें कही गई है कि भारत इस कन्वेंशन का प्रमुख हस्ताक्षर करता है, यानी कि ओटावा कन्वेंशन में भारत क्या शामिल है, ये पूछा गया। अब देखिए ओटावा कन्वेंशन होता क्या है ना, जिसे आधिकारिक तौर पर अगर कहा जाए तो एंटी पर्सनल माइंस के उपयोग, उसका भंडारण, उसका उत्पादन या हस्तांतरण जो किया जाता है उस पर निषेध है। और निश्चित तौर पर यह जो कन्वेंशन कहता है कि उसको उसके विनाश कर दिया जाए, वो आगे ना बढ़ाया जाए, है ना, एंटी पर्सनल माइंस को लेकर के। और भारत की जो चर्चा किया गया है, कहा गया कि भारत क्या उसमें शामिल है, हस्ताक्षर करता है? जवाब है कि भारत जो है वह उसका हस्ताक्षर करता नहीं है, और यहां कहा गया है कि भारत है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। कुल मिला के पहला तो सही था, दूसरा गलत हो गया। और पूछा क्या गया था, सही है कौन सा कथन, तो एक केवल सही है, यानी कि ए विकल्प। ठीक है, बाकी नहीं है। हाँ, तो ए विकल्प केवल एक सही है, उसके आधार पर हम ए के साथ चलेंगे। आगे बढ़ जाए, डोकरा धातु शिल्प, ये चर्चा में रहा है, 4 स्टार लगा दीजिए इसको। डोकरा धातु शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही है, और पूछा गया है कौन सा कथन, कितने नहीं कौन सा, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर ध्यान देखिए क्या क्या कहा गया है, यह डोकरा डामर जनजातियों द्वारा प्रचलित एक प्राचीन धातु कला है। अब कौन सा? डामर। एक डामर जो होता है ना, एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, ठीक है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब ये डोकरा होता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये कहाँ कहाँ होगा, तो जैसे कि कुछ स्टेट की अगर मैं बात बताऊं, जैसे कि छत्तीसगढ़ की चर्चा करेंगे, जैसे कि वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, ओडिशा में, तेलंगाना में, तो ये जो पूर्वी घाट वाला जो हिस्सा है ना, पूरब का भारत का, वहां पर मुख्यतः ये हस्तशिल्प जो है वो आपको पाया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो मोम ढलाई होता है ना, उस पर ये आधारित होता है। तो कुल मिलाकर के ये जो है डामर जनजाति, ये सही हो जाएगा। यह कला खोई हुई मोम ढलाई, हाँ, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक पर आधारित है, बिल्कुल सही है, जो पहले मैं बता चुका हूं। इस तकनीक का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। निश्चित तौर पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति इस तकनीक का सबसे पुराना उदाहरण माना जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की धातु कला को भी दर्शाता है। कौन सा? नर्तकी की कांस्य मूर्ति। तो यह भी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था, कौन सा कथन सही है?
कौन सा कथन, यानी कि तीनों सही है तो डी के साथ। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। मामला समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के खंड में पूछा जा सकता है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसको आप 4 स्टार कम से कम डाल दीजिए। के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है, कहा गया है विचार करना है, पूछा गया है सही है और कौन सा कथन। 3 कथन दिए गए हैं, 3 में कौन सा सही है ये पूछा गया आपसे। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ध्यान दे करके समझना है। देखिए यहां पर जो आपको फिर से पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए ये शब्द क्या है, केंद्र प्रायोजित या केंद्रीय क्षेत्रक योजना एक होता है, ठीक है। तो इस दोनों में क्या अंतर होता है जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपने इकोनॉमी पढ़ते हुए इन चीजों को पढ़ा भी होगा। तो यह जो है ना वह केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। ये क्या है, तो ये निश्चित तौर पर यह है कि केंद्रीय क्षेत्रक की अगर चर्चा यहां लिखा होता है ना, या केंद्रीय क्षेत्र की योजना, तो ये सही होता। ये प्रायोजित होने की वजह से गलत हो गया। अब इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे गांव का समग्र विकास करना है। किसका, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का। तो यह जो है वह सही स्टेटमेंट है। आगे क्या है, कार्यक्रम का नोडल निकाय किसको बनाया गया है, गृह मंत्रालय को बनाया गया है, ठीक है। तो यह भी सही हो जाएगा। अच्छा, अगर उद्देश्य में जो एक तो पूछा गया है कि गांव का समग्र विकास करना है, लेकिन इसको थोड़ा और खुरेदा जाए और आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो बसे हुए गांव हैं, जैसे कि कारगिल ले लेते हैं, द्रास ले लेते हैं, राजस्थान के बहुत सारे गांव हैं, तो क्यों ऐसा किया गया, सीमावर्ती गांव में क्या करना है, तो जाहिर सी बात है उसका कैसे समग्र विकास हो सके और वहां पर कैसे आर्थिक गतिविधि को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे कि ये बॉर्डर है ना, जैसे कि हम ले लेते हैं कि ये जो है राजस्थान का कोई गांव है, बॉर्डर पे नो मैंस लैंड, इधर से पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है कि अगर आर्थिक गतिविधि नहीं हो रहा है और सेना का बहुत आवाजाही इस जगह पे हो रहा है, इधर से पाकिस्तानी आर्मी है, तो यहाँ के लोग जो है अपने अपने गांव छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। यही चीज कश्मीर वाले क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के सरकार की योजना है कि आर्थिक गतिविधि इन गांवों में बढ़ाया जाए, जिससे क्या होगा कि आबादी का जो पलायन हो रहा है वह रुकेगा। तो अब बॉर्डर की बात है तो आप समझ सकते हैं गृह मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये इसके लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हम कॉमन सेंस से समझ गए कि होम मिनिस्ट्री ही इसका जो है वह नोडल एजेंसी होगा या नोडल मिनिस्ट्री होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि यह जो है, फिर ध्यान से देखिए, ये केंद्र प्रायोजित की वजह से केवल गलत हुआ है, तो केंद्रीय क्षेत्रक योजना होगा। कहने का मतलब है कि इसमें संपूर्ण वित्त पोषण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, जो भी केंद्रीय क्षेत्रक योजना होता है उसका वित्त पोषण, संपूर्ण वित्त पोषण यानी कि 100% पैसा फंड जो है वह कौन देती है, केंद्र सरकार देती है। लेकिन जो केंद्रीय प्रायोजित योजना होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। बाकी आप लोग क्या जानते हैं वो भी विस्तार से कमेंट में लिख के बताइए। तो ये एक गलत हो गया पहला, और दूसरा तीसरा सही हो गया। पूछा गया था कौन से कथन सही है, दूसरा और तीसरा, ये बी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे, दूसरा और तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आज का प्रश्न देखें। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों, ध्यान देना है, मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था, इंपॉर्टेंट है ये। 4 यहां पर है, स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग या फिर संथामस समिति। इस 4 में से जो आपको सही लगता हो, ये पूछा जा चुका है ना, तो आपको ध्यान रखना है। पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया इससे पहले। तो जो भी सही लगता हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।